एम जयशंकर, जो कि साइको शंकर के नाम से भी जाना जाता था, भारत का एक नोटोरियस क्रिमिनल और सेक्सुअल प्रेडेटर था। 1977 में जन्मे उसने 2008 से 2011 तक 3 साल की अवधि के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों को आतंकित किया था। माना जाता है कि जयशंकर ने 30 से अधिक अपराध किए थे, जिसमें शामिल हैं रेप, मर्डर्स और लूटपाट। उसके मौत के समय उस पर कम से कम 19 महिलाओं की हत्या का इल्जाम था। उसके इस घिनौने काम ने समाज पर लंबे समय तक एक काला दाग छोड़ा और जो उसके नाम को हमेशा के लिए इस घिनौने अपराध से जोड़े रहेगा। इंडियन अथॉरिटीज द्वारा कैद में लिए जाने के बाद जयशंकर को बेंगलोर की जेल में रखा गया था। उसकी कैद के दौरान मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा उसकी जांच हुई, जिन्होंने उसे एक मानसिक रोगी बताया। मेडिकल रिजल्ट्स के बावजूद उसने फरवरी 2018 में जेल से भागने की कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। दुख की बात यह थी कि नाकाम कोशिश के बाद उसने अपनी जान ले ली, जिससे उसके मोटिव और एक्शन से जुड़े कई सवाल सिर्फ सवाल ही रह गए। उसकी मौत ने इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री के एक भयानक चैप्टर का अंत किया, लेकिन जो जख्म उसने विक्टिम्स और उनके परिवारों को दिया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। जयशंकर तमिलनाडु के सालेम जिले में स्थित कन्यनपत्ती के देहाती गांव में जन्मा और पला बड़ा था। मारीमुथु उसके पिता थे। साल 2011 में जयशंकर पहले से ही एक पारिवारिक व्यक्ति था, जिसकी 3 बेटियां भी थीं। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद उसने एक ट्रक ड्राइवर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जो अपने परिवार के खर्चों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक था। साल 2008 के आसपास जयशंकर ने बुराई और अपराध के रास्ते पर चलना शुरू किया। उसका पहला रिकॉर्डेड जुर्म था 3 जुलाई 2009 को, जब उसने पेरंडा हल्ली गांव में पी श्यामाला नाम की एक 45 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या दोनों की कोशिश की। यहीं से उसके अपराधों की शुरुआत हुई थी। अगस्त आते आते जयशंकर अब तक कुल 12 बलात्कार और हत्याओं को अंजाम दे चुका था। साथ ही 6 और मासूम महिलाओं का बलात्कार भी कर चुका था। वो हमेशा अपने साथ एक काले रंग का हैंडबैग ले जाया करता था, जिसमें वो एक मशेटी रखा करता था, जिसका इस्तेमाल वो हर उस आदमी को बेरहमी से मारने के लिए करता जो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत करता। जयशंकर के पसंदीदा शिकार वो सेक्स वर्कर थे, जो अक्सर हाईवे के किनारे ढाबों के आसपास रहते थे, जिनका वो किडनैप, रेप और बेरहमी से मर्डर करता था। हालांकि उसने उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का भी शिकार किया जो फार्म हाउस में रहती थी। 23 अगस्त 2009 में एक भयानक वाकया घटी। जयशंकर ने एक बार फिर एक बेहद घिनौने काम को अंजाम दिया। इस बार उसका निशाना बनी एक पुलिस कांस्टेबल एम जयमानी। जयमानी, जो कि कांगेयम में स्थित ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में तैनात थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एम के सेटलिन के दौर के दौरान पीरूमन्नलूर में टेम्परेरी ड्यूटी पर थी। जयशंकर ने उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया, उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और आखिर में उसकी जान ले ली। पुलिस को 1 महीने बाद 19 सितंबर को जयमानी की मृत शरीर का पता लगा। ये दुखद घटना जयशंकर के निर्दयी प्रकृति को दर्शाता है। 10 सितंबर 2009 को नमक्कल में जयशंकर और उसके अपराधी साथी पी मोहन सेल्वम एक हत्या के केस में फंसे। इस बार उनकी विक्टिम थी एक 50 वर्षीय महिला की थंगामल पोन्यात। हालांकि उन दोनों के खिलाफ लगाए गए इल्जामों के बावजूद इन दोनों अपराधियों को आखिरकार 2014 में बरी कर दिया गया। जांच के दौरान की गई गलतियों और पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण उनके नामों को इस विशेष अपराध से बरी करने का फैसला लिया गया था। जयशंकर का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके चलते तिरुपुर पुलिस ने ऑल आउट मैनहंट शुरू करने का फैसला किया। आखिर में पुलिस को 19 अक्टूबर 2009 को सफलता मिली, जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयशंकर को हिरासत में ले लिया गया और उसे कोयम्बतूर के सेंट्रल प्रिजन में भेज दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के समय उस पर पहले से ही तिरुपुर, सालेम और धर्मापुरी जैसे विभिन्न जिलों में 13 भयानक रेप और हत्या के आरोप लगे हुए थे। जब वह हिरासत में था तब जयशंकर ने आखिर में खुलकर बताया कि उसे अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करने में मजा आता था। फिर वो उसके साथ रेप करता और उनको जान से मार डालता। 17 मार्च 2011 को जयशंकर को उसके कई हत्या मामलों में से एक के लिए धर्मापुरी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था।
अगले दिन आर्म रिजर्व पुलिस कांस्टेबल एम चिन्नास्वामी और राजावेलु को जयशंकर को कोयम्बतूर वापस ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि इस यात्रा के दौरान दुर्भाग्य से जयशंकर रात के 9:30 बजे सालिम बस स्टैंड से हिरासत से भागने में सफल रहा। इस घटना से चिन्नास्वामी और राजावेलु को काफी सदमा लगा। 2 दिन बाद 19 मार्च को चिन्नास्वामी ने जयशंकर के भागने की जिम्मेदारी लेते हुए दुखद और निराशा के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस से बच निकलने के बाद जयशंकर कर्नाटका के पड़ोसी राज्य में भाग निकला, जहां उसने अपनी घिनौनी हिंसा का दौर जारी रखा। अगले महीने के दौरान उसने बेलरी में 6 महिलाओं का बलात्कार और हत्या की और धर्मापुरी में एक आदमी और बच्चे की भी हत्या की। पुलिस अधिकारी उसके पीछे लगे हुए थे और 2011 के आखिरी सप्ताह में उसके फोन सिग्नल को दिल्ली के शहर में ट्रेस किया गया। शुरू में ये माना जा रहा था कि शायद जयशंकर ने अपने फोन को शहर में फेंक दिया होगा, लेकिन मई 2011 में एक ब्रेक थ्रू मिला जब पुलिस ने मुंबई शहर के कॉल पर जयशंकर का मोबाइल ट्रेस किया। हालांकि उसने उसके बाद अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन तब तक एक स्पेशल टास्क फोर्स बन चुकी थी जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 15 अन्य पुलिस कर्मचारी थे, जिनका केवल एक टारगेट था, जयशंकर को पकड़ना और उसके आतंक के राज को एक बार फिर से खत्म करना। जयशंकर के मैनहंट की तलाश तेज होती जा रही थी, जिससे रिलेटेड चाहे कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा उसकी फोटो के साथ वांटेड पोस्टर्स लगाए जा रहे थे। मई 2011 में हत्यारा जयशंकर चोरी की हुई मोटरसाइकिल से इलागी गांव पहुंचा। वहां उसने खेत में अकेले काम कर रही चंद्रकाला होतागी को देखा। उसने उससे पानी और खाने की मांग की। बाद में उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। चंद्रकाला की मदद के लिए चिल्लाने पर उसके पति प्रकाश होतागी और उसके एक दोस्त दौड़े चले आए। जयशंकर की भागने की कोशिश करने के बावजूद प्रकाश और कुछ अन्य ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। भगौड़े अपराधी को जालाकी पुलिस स्टेशन ले आया गया और फिर 5 मई 2011 को चित्रादुर्गा पुलिस को सौंप दिया गया। अब आखिरकार कुख्यात हत्यारे पर फंदा कसता जा रहा था। 2011 में जयशंकर की गिरफ्तारी के बाद उसे बेंगलोर की पेरप्पाना अघारा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। उसके कन्फेशन के बाद उसे 27 साल की सजा सुनाई गई। बेंगलोर जेल में रहने के दौरान उसे साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट भी दिया गया। 31 अगस्त 2013 को उसे पुलिस द्वारा बेंगलोर के टुमकुर कोर्ट में ले जाया गया। लौटते समय जब जयशंकर ने बेचैनी और तबीयत खराब होने की बात कही तो उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। माना जाता है कि उसने कहीं से डुप्लीकेट की हासिल कर ली, शायद किसी अंदरूनी सहायता से, जिसका इस्तेमाल कर वो 1 सितंबर 2013 को सुबह 2 बजे गार्ड ड्यूटी के बदले जाने के समय जेल से भागने में सफल रहा। उसने दीवारों पर टिकने के लिए एक बांस के डंडे का इस्तेमाल किया और दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़ों से बचने के लिए एक चादर का इस्तेमाल कुशन की तरह किया। भागते समय घायल होने के बावजूद उसने एक 20 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ाई की, फिर 15 फीट की ऊंची दीवार पर चला और अंत में 30 फीट ऊंची जेल की दीवार को पार कर गया। भागते समय उसने कथित तौर पर एक पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। जेल की बाहरी दीवार के पास खून की कुछ बूंदें पाई गई, जो कि इस बात का संकेत देती है कि भागते समय वो घायल हो गया था। जयशंकर के भागने में उसकी सफलता और पहरेदारों की अक्षमता के लिए 2 जेलर, 3 वार्डन, 6 सिक्योरिटी गार्ड्स और 11 जेल स्टाफ मेंबर को निलंबित कर दिया गया था। 2013 में जयशंकर के बेंगलोर जेल से भागने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया। कर्नाटका के सभी पुलिस थानों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और महिलाओं को अलग थलग इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी सूचना के लिए 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने जयशंकर की पर्सनैलिटी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया और उसके लाइफ हिस्ट्री को बारीकी से परखा ताकि वो आगे क्या कर सकता है इसका पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जा सके। पुलिस ने जयशंकर की अलग अलग तस्वीरों वाली 10,000 वांटेड पोस्टर्स और 75,000 पैम्पलेट्स तैयार किए। इसका ट्रांसलेशन 5 अलग अलग भाषाओं हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु में किया। जयशंकर का पता लगाने के लिए ये वांटेड पोस्टर्स और पैम्पलेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र में बांटे गए।
बेंगलोर में पारंपाना अग्रहारा सेंट्रल जेल से भागते समय 30 फीट ऊंची कंपाउंड वॉल से कूदने के बाद जयशंकर के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उसने तमिलनाडु में अपने परिवार से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन पुलिस का एक इन्फॉर्मेंट उससे कांटेक्ट करने में कामयाब रहा। इन्फॉर्मेंट ने जयशंकर को शहर से भागने में मदद करने के लिए एक मोटर बाइक देने का वादा किया और उसे बेंगलोर में कुदलू गेट के पास एक जर्जर इमारत में ले गया। वहां पुलिस ने उसे 6 सितंबर 2013 को दोपहर में गिरफ्तार कर लिया। उसके पकड़े जाने के बाद जयशंकर को विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सरकार ने फ्रैक्चर वाले पैर के इलाज पर 75,000 से अधिक खर्च किया। 23 सितंबर को अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया। जब जयशंकर की टूटी टांग ठीक होने लगी थी, तब उसे बेंगलोर के सेंट्रल प्रिजन में भेज दिया गया, जहां वो अपनी सजा काट सके। कुछ दिनों पहले की गलती के कारण अथॉरिटीज अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उसे एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था, जहां उस पर सीसीटीवी सर्वेलियंस से निगरानी रखी गई थी और उसके सेल में और आसपास एडिशनल लाइटिंग लगाई गई। यहाँ तक कि उसके सेल पर ताला भी उसकी पहुंच से बाहर बनाया गया था, यह सुरक्षित करने के लिए कि अब इसे बचने का कोई मौका न मिले। यह भी तय किया गया कि जयशंकर को अस्पताल ले जाने के बजाय जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसको उसके सेल में ही दिया जाएगा। अब प्रिजन अथॉरिटीज जयशंकर को किसी भी तरह से भागने या किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा पुलिस ने उसे अदालती मुकदमों के लिए ले जाते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके भागने की किसी भी तरह के प्रयासों को नाकाम करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती। जयशंकर को कंट्रोल में रखने के लिए और उसके वॉयलेंट और डेंजरस बिहेवियर की और घटनाओं को रोकने के लिए हर मुमकिन उपाय किए। 25 फरवरी 2018 को जयशंकर ने एक बार फिर से बेंगलुरु सेंट्रल प्रिजन से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी कोशिश नाकामयाब रही। उसके असफल प्रयास के बाद उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। बाद में 27 फरवरी को जयशंकर ने शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल कर अपना गला काट लिया और अपनी जान ले ली। ये ब्लेड उसने नाई से एक दिन पहले चुराया था। उसके शरीर को जेल के कर्मचारियों ने अपनी डेली राउंड के दौरान लगभग 2:30 बजे खून से लथपथ पड़ा पाया। उन्होंने तुरंत मेडिकल असिस्टेंट को बुलाया और उसे फर्स्ट एड दी। हालांकि घाव की गंभीरता के कारण उसे जल्द से जल्द बेंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके इलाज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। मेडिकल टीम के कई कोशिशों के बावजूद जयशंकर की हालत तेजी से बिगड़ती चली गई। उसकी चोटें बहुत गंभीर थी और डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। आखिरकार 27 फरवरी को सुबह 5:10 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जयशंकर की मौत की खबर ने प्रिजन अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट और पब्लिक को चौंका दिया था। कई लोग हैरान रह गए कि ऐसी घटना आखिरकार घटी कैसे, खासकर जब कई सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए थे किसी भी प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए। जयशंकर की मौत के आसपास की परिस्थितियों को जानने के लिए और स्टाफ या अथॉरिटी द्वारा सुरक्षा में कमी या किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने के लिए एक जांच शुरू की गई। जांच के रिजल्ट का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसने इस आदमी को खुदकुशी करने को मजबूर कर दिया, जिसका खौफ लोगों में फैला हुआ था। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।